हेलो स्टूडेंट्स। क्या आप जानते हैं कि हमारे जो स्टार्स होते हैं वो भी जीते और मरते हैं। डेफिनेटली ह्यूमंस की तरह जो हमारे स्टार्स हैं वो भी बर्थ लेते हैं, धीरे 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 अपनी लाइफ चलाते हैं और एक टाइम में एडल्ट स्टेज में आते हैं और उसके बाद धीरे 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 अपनी जिरंडेशन स्टेज में आने के बाद उनकी डेथ हो जाती है। जन आमतौर पर अगर हम बात करें तो एक स्टार की जो जिंदगी होती है, जो लाइफ स्पैन होता है, लगभग 4 बिलियन ईयर्स के आसपास एवरेज लाइफ होती है। जबकि किसी किसी स्टार की जो लाइफ है कुछ हजार साल होती है और किसी किसी स्टार की लाइफ कुछ बिलियन ईयर्स तक जा सकती है, यानी मल्टीपल बिलियन ईयर्स। एक नॉर्मल अगर हम स्टार की बात करें तो उसकी लाइफ 4 से 10 बिलियन ईयर्स तक हो सकती है। हम यहां पे अगर अपने ही स्टार सन की बात करें, जो हमसे सबसे क्लोजेस्ट स्टार है सन, उसकी ऑलरेडी 4.6 ईयर लाइफ हो चुकी है, यानी उसको बने हुए अभी 4.6 बिलियन ईयर हो चुके हैं और अभी रिमेनिंग उसमें 4.6 बिलियन ईयर बाकी है। यानी अगर हम इसकी टोटल लाइफ के बारे में बात करें तो 9 से 10 बिलियन तक की लाइफ होगी हमारे स्टार की, दैट इज सन। स्टार्स के जो डेथ होती है वो भी एक नॉर्मल वे में नहीं होती है, एक बहुत ही बड़ा ब्लास्ट होता है उसकी डेथ से पहले, जिसको हम नोवा या सुपरनोवा का नाम लेते हैं। और उससे भी पहले एक स्टेज आती है जिसको हम रेड जाइंट या जाइंट स्टार के नाम से जानते हैं। जब भी कोई स्टार सोलर मास यानी हमारे सन के मास के आसपास का मास होगा तो उसकी जो डेथ होगी उसका फाइनल स्टेज होगा ब्लैक ड्वार्फ। लेकिन अगर सन का जो जो पर्टिकुलर स्टार है उसका मास हमारे सन से 1.4 के 3 टाइम्स के बीच में होगा तो उसका जो डेथ होगा न्यूट्रॉन स्टार के फॉर्म में। लेकिन अगर ऐसा कोई स्टार है जिसका मास 3 टाइम्स दी सोलर मास या उससे ज्यादा है, उसकी फाइनल जो डेथ होती है वो होती है ब्लैक होल की फॉर्म में। यानी एक स्टार एक ऐसी कंडीशन में पहुंच जाता है जिसमें उसमें इनवर्ड फोर्स ऑफ ग्रेविटी इतनी ज्यादा डेवलप हो जाती है कि वो जो भी एनर्जी उसके आसपास होती है उन सबको एब्जॉर्ब करने लग जाता है। यानी कोई स्टार अगर हमसे 3 गुना या 3 गुना से ज्यादा है तो उसकी जो डेथ होगी उसका फाइनल स्टेज होगा ब्लैक होल। जबकि हम सन की अगर हम बात करें तो हमारा जो फाइनल स्टेज होगा, सन का फाइनल स्टेज होगा, डेथ स्टेज जिसको हम बोलेंगे, वो होगा ब्लैक ड्वार्फ। जी हाँ, इन दोनों में डिफरेंस है। हमारा सन की जो डेथ होगी वो ब्लैक ड्वार्फ में होगी और अगर किसी स्टार का मास 3 टाइम्स से ज्यादा है तो उसकी जो डेथ है वो ब्लैक होल में होगी। आखिर क्या है ये ब्लैक होल? इसकी जो मिस्ट्री है आज तक प्रॉपरली कोई भी सॉल्व नहीं कर पाया। लेकिन एक ऐसी स्टेज है जब अपना जो स्टार है वो इतनी ज्यादा ग्रेविटी डेवलप कर लेता है कि उसमें आने वाली कोई भी एनर्जी को वो सिर्फ एब्जॉर्ब करता है, कभी भी एमिट नहीं करता। बहुत सालों से साइंटिस्ट इसके बारे में डिटेल स्टडी कर रहे हैं। आज तक ब्लैक होल को ठीक से स्टडी भी शायद इसीलिए नहीं किया गया क्योंकि जब भी हम कोई रेडिएशंस उसके ऊपर डालते हैं ताकि उससे रिफ्लेक्ट होने के बाद जो रेडिएशंस आएंगे उसको हम डिटेल स्टडी करेंगे, लेकिन जो भी रेडिएशंस सन की तरफ डाली जाती हैं वो कभी रिफ्लेक्ट होकर वापस आई ही नहीं। अगर हम सन के बारे में बात करें तो वो सन इतना बड़ा है कि वहां से आने वाली जो एनर्जी है वो इतनी फास्ट रेट से आ सकती है। जैसे कि आप जानते हैं सनलाइट को पहुंचने में लगभग 8 मिनट सम सेकंड लगते हैं। यानी इतने टाइम में हमारे सन से इतना डिस्टेंस लगभग 15.2 करोड़ किलोमीटर का डिस्टेंस सिर्फ 8 मिनट में ये कवर कर लेता है। मेनली अगर बात करें हम ब्लैक होल की तो ब्लैक होल एक ऐसी स्टेज है जिसमें वो सारी चीजों को एब्जॉर्ब कर रहा है, एमिट कुछ नहीं कर रहा है। लेकिन साइंटिस्ट ने अब इस एनर्जी को भी और अच्छी तरीके से पता लगा लिया है। उन्होंने ग्रेस इन डिस्गाइज के बारे में एक तरीके से एक अच्छा एग्जाम्पल दिया है कि जब हम ऐसी चीजें हैं जिसके बारे में पता नहीं चल पा रहा, लेकिन एक जेल्डोविच इफेक्ट जो जेल्डोविच नाम के एक साइंटिस्ट ने दिया था, उन्होंने बोला कि इस इफेक्ट के चलते हम इस ब्लैक होल से भी एनर्जी निकाल सकते हैं। जी हाँ, अगर साइंटिस्ट चाहें तो इस ब्लैक होल जो कि एनर्जी एमिट नहीं करता ऐसा माना जाता था, लेकिन जेल्डोविच इफेक्ट ने बोला कि अगर हम कोई लाइट को किसी पर्टिकुलर एंगल से अगर डालें कि इस सन के जो ब्लैक होल के ऊपर, तो ये ब्लैक होल उस पर्टिकुलर एनर्जी को मल्टीपल टाइम्स एम्पलीफाई कर देता है और उस मल्टीपल टाइम एम्पलीफाई होने के बाद अगर हम उस एनर्जी को रिसीव कर पाए तो हम अपने विंड टर्बाइन सोलर एनर्जी को बहुत ज्यादा एनहांस कर सकते हैं, मल्टीपल टाइम्स एनर्जी प्रोड्यूस कर सकते हैं।
डेफिनेटली इसका इंपैक्ट बहुत ज्यादा पड़ेगा। हमारी जो एनर्जी सिक्योरिटी की प्रॉब्लम है वो हमेशा हमेशा के लिए खत्म हो सकती है, क्योंकि इस तरह के जो ब्लैक होल हैं उनकी जो लाइफ होती है वो इतनी ज्यादा होती है कि हम लोग यानी करोड़ों बिलियंस ऑफ ईयर्स तक इनकी लाइफ है। डेफिनेटली इतने साल तक हम एक रेगुलर सोर्स ऑफ एनर्जी ले सकते हैं। यानी कि जेल्डोविच इफेक्ट के अंदर में यह बताया गया है कि अगर किसी एंगल से कोई लाइट को अगर डाला जाए ब्लैक होल के ऊपर, तो ब्लैक होल जो बहुत ही फास्ट रोटेटिंग ऑब्जेक्ट है वो इस लाइट को इतनी ज्यादा एम्पलीफाई कर देगा कि हम किसी भी एनर्जी को कि उसको कन्वर्ट करके किसी भी फॉर्म में उसको लगाया जा सकता है, हम अपनी एनर्जी प्रोड्यूस कर सकते हैं। आज की जो हमारी ये जो लेक्चर है वो इसी के ऊपर बेस्ड है। जो 2020 में के अंदर में जो नोबेल प्राइज मिला है जिन साइंटिस्ट को, उन्होंने इसके बारे में डिटेल स्टडी करके हमें बताया है कि किस तरीके से हम ब्लैक होल को यूटिलाइज कर सकते हैं उसकी एनर्जी को। बात करें, कुड रोटेटिंग ब्लैक होल बी द विंड टर्बाइन पावरिंग द डिस्टेंट फ्यूचर? डेफिनेटली क्या ब्लैक होल जो हम मान रहे थे कि एक तरीके से एक ऐसी चीज है जो सब कुछ खत्म कर देगा, सब तबाह कर देगा, और उसके अंदर में कोई भी चीज जाएगी तो वो सब खत्म हो जाएगी, उससे भी साइंटिस्ट ने एक एनर्जी का सोर्स निकाल लिया है। डेफिनेटली ये बहुत बड़ी बात है। बात करें कि ब्लैक होल क्या होता है, जैसा कि मैंने बताया कि जनरली जो स्टार्स होते हैं अगर वो सन के आसपास के साइज रखते हैं तो उनका जो फाइनल जो स्टेज होगा वो होगा ब्लैक ड्वार्फ स्टेज, यानी वो डेथ होगी ब्लैक ड्वार्फ के फॉर्म में। अगर उसका साइज 1.4 से 3 टाइम्स दी सोलर मास है तो डेफिनेटली उस स्टार की जो डेथ होगी वो न्यूट्रॉन स्टार की फॉर्म में होगी। लेकिन अगर किसी का मास से 3 टाइम्स से ज्यादा है, सोलर मास से ज्यादा है, तो उसका जो डेथ होता है वो ब्लैक होल के फॉर्म में होता है। और माना जाता है कि इसके पास ऐसी एनर्जी है यानी वो सब चीजों को एब्जॉर्ब करेगा, कुछ भी चीज एमिट नहीं करता है। लेकिन रिसेंट जो रिसर्च हुई है जेल्डोविच के द्वारा की गई थी, उन्होंने बताया कि अगर हम इस तरीके से अगर किसी पर्टिकुलर एंगल पे इसमें कोई लाइट अगर हम इसके ऊपर डालते हैं, यानी ब्लैक होल में कुछ एक पर्टिकुलर एंगल से अगर इसमें लाइट डालते हैं तो वो इसको मल्टीपल टाइम्स एम्पलीफाई कर देता है। और मान लीजिए हमारा यहां पे अर्थ है तो हम यहां पे इस एनर्जी को एक प्रॉपर डायरेक्शन में, एक प्रॉपर वे में इसको यूटिलाइज कर सकते हैं। आइए इसको आगे देखते हैं। मिस्ट्री नेचर अगर हम बात करें तो डेफिनेटली ये एक बहुत बड़ी मिस्ट्री थी आज तक कि ये ब्लैक होल किस तरीके से काम करता है। ऑनगोइंग रिसर्च एम्स टू अंडरस्टैंड देयर प्रॉपर्टीज एंड पोटेंशियल एप्लीकेशन पर्टिकुलरली इन द एनर्जी जनरेशन। अब हम डेफिनेटली जब इतना बड़ा सोर्स ऑफ एनर्जी मिल रहा है तो डेफिनेटली सब कंट्रीज इसको एंजॉय करना चाहती हैं, सब कंट्रीज इसको यूटिलाइज करना चाहती हैं, जिसकी वजह से आज एक बहुत बड़े लेवल पे ब्लैक होल के ऊपर में रिसर्च चल रहा है। बात करें कि ब्लैक होल जो होता है उसको हम कर्व ब्लैक भी बोल सकते हैं, ब्लैक होल भी बोल सकते हैं, क्योंकि उन्होंने बहुत पहले इसके बारे में बताया था। दे रोटेट एंड ड्रैग स्पेस टाइम अराउंड विद देम। माना जाता है आइंस्टाइन ने स्पेस टाइम ग्राफ का जो कॉन्सेप्ट दिया था, यानी अकॉर्डिंग टू साइंटिस्ट जो हमारा यूनिवर्स है वो जैसा हम देखते हैं वो वैसा नहीं है, वो एक ऐसे प्लेट के जैसा है, उसके ऊपर बहुत सारे अलग अलग ऑब्स्टिकल्स हैं, बहुत सारे बड़े बड़े मास ऑब्जेक्ट्स हैं, जैसे कि सन, जैसे कि हमारा सेजिटेरियस ए ब्लैक होल, मिल्की वे में जो ब्लैक होल है, हमारा अर्थ, वीनस, प्लूटो, मार्स, जुपिटर, ये सब एक स्पेस टाइम ग्राफ के ऊपर है। जनरली जब भी हम किसी कोऑर्डिनेट्स को या फिर किसी पर्टिकुलर ऑब्जेक्ट के कोऑर्डिनेट्स देखते हैं तो उसको 3 एक्सिस में हम जनरेट करते हैं, यानी उसका एक्स एक्सिस देखते हैं, वाई एक्सिस देखते हैं और जेड एक्सिस देखते हैं। बट आइंस्टाइन ने बताया था कि एक और एक्सिस होता है जिसको हम बोलते हैं टाइम। हमें एक टाइम फ्रेम भी देखना चाहिए, यानी 4 कोऑर्डिनेट्स होते हैं किसी भी पॉइंट को, किसी भी चीज को लोकेट कराने के लिए। इसी के बारे में इन्होंने बताया कि ब्लैक होल एक ऐसी चीज होगी जो स्पेस के कोऑर्डिनेट्स के साथ साथ टाइम यानी वो भी सक कर लेगा, यानी वो भी एब्जॉर्ब कर लेगा। बट डेफिनेटली इसके बारे में बहुत इंफॉर्मेशन, बहुत नॉलेज नहीं है, बट अकॉर्डिंग टू साइंटिस्ट यही आपने कॉन्सेप्ट इन्होंने दिया। पोटेंशियल एज एनर्जी सोर्स, डेफिनेटली इसको एक बहुत अच्छी तरीके से एनर्जी सोर्स माना जा रहा है। अगर इसको प्रॉपरली हम यूटिलाइज कर पाए तो वो दिन दूर नहीं कि हमें किसी और कोल या किसी फॉसिल फ्यूल के ऊपर डिपेंडेंट रहना पड़ेगा। हम डायरेक्टली किसी भी डायरेक्शन में, जब एक पर्टिकुलर डायरेक्शन में ब्लैक होल पे लाइट डालेंगे तो उसको मल्टीपल टाइम्स एम्पलीफाई करके वापस से अर्थ पे भेजेगा और हम उसको पूरी प्रॉपरली उसको यूटिलाइज करेंगे। बात करें रोगर पेनरोज, जिन्होंने इस नोबेल प्राइज को लिया था 2020 के अंदर में फिजिक्स के अंदर में,
दूसरे हैं रेनहार्ड गेंजल और थर्ड है एंड्रिगेज। इन्होंने बताया था कि किस तरीके से हम जेल्डोविच इफेक्ट को यूज करके मल्टीपल टाइम्स किसी लाइट को या किसी एनर्जी को यूज कर सकते हैं। रोगर पेनरोज के आइडिया की बात करें, इफ एन ऑब्जेक्ट फॉल इनटू ए रोटेटिंग ब्लैक होल एंड स्प्लिट द एस्केपिंग पार्ट गेन एनर्जी। डेफिनेटली अगर हम बात करें जेल्डोविच इफेक्ट की, तो इन्होंने बताया कि जैसे मान लीजिए इन्होंने जो सबसे पहले एक्सपेरिमेंट किया था उसके अंदर में एक एल्यूमिनियम का एक सिलेंडर इन्होंने लिया था, वो एक इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स के अंदर में डाला था, यानी इसके चारों तरफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स थी और इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स में इन्होंने एक सिलेंडर लिया जो जनरली एल्यूमिनियम का बना था। जब इन्होंने इलेक्ट्रॉन को धीरे धीरे जब इन्होंने सिलेंडर को धीरे धीरे फास्ट करना स्टार्ट किया, तो उन्होंने ऑब्जर्व किया कि जो एनर्जी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स इनके अंदर जा रही है वो जब बाहर निकल रही है वो मल्टीपल टाइम्स इफेक्ट के साथ आ रही है, यानी वो मल्टीपल टाइम्स एम्पलीफाई होके जा रही है। तो इन जेल्डोविच इफेक्ट का जो डायरेक्ट जो रिलेशन है वो है डॉपलर इफेक्ट से, यानी डॉपलर इफेक्ट एक ऐसा इफेक्ट है जिसके अंदर में उन्होंने वेवलेंथ और फ्रीक्वेंसी के बारे में रिलेशन बताया है। अगर हम बात करेंगे डॉपलर इफेक्ट की, तो इस डॉपलर इफेक्ट में डॉपलर ने ऐसा बताया है कि मान लीजिए कि हमारे पास कोई सोर्स ऑफ एनर्जी है, मान लीजिए सोर्स ऑफ साउंड, एक कोई कार है आपके पास और कार एक साउंड क्रिएट कर रही है, तो साउंड वेव जो है वो इस तरीके से ट्रेवल करेंगी चारों तरफ। लेकिन अगर जब ये कार एक किसी डायरेक्शन में मूव करने लग जाए, तो यहां पे जो हमारे जो इफेक्ट है या फिर यहां पे जो हमारे एटमॉस्फेयर की गैसेज हैं वो इसको इस डायरेक्शन में पुश करेगी, बैकवर्ड डायरेक्शन में पुश करेगी, जिसकी वजह से यहां पे जो वेव्स हैं वो यहां पे इंप्रूव या फिर बढ़ती हुई दिखाई देंगी। यानी पहले जो वेव थी वो ये थी और उसके बाद जो वेव्स है वो मल्टीपल टाइम्स इसकी जो वेवलेंथ है वो बढ़ती चली जाएगी। ये ऐसा बताया था डॉपलर ने, और डॉपलर के इफेक्ट को ही प्रॉपरली एक एप्लीकेशन फॉर्म में देखा जेल्डोविच ने, और जेल्डोविच ने बताया कि जिस तरीके से ये ऑब्जेक्ट इधर जा रहा है और इधर की तरफ में वेवलेंथ बढ़ रही है, और वेवलेंथ और फ्रीक्वेंसी का डायरेक्ट रिलेशन होता है, इनडायरेक्ट रिलेशन होता है, यानी अगर वेवलेंथ बढ़ेगी तो फ्रीक्वेंसी कम होगी, फ्रीक्वेंसी बढ़ेगी तो वेवलेंथ ज्यादा होगी, कम होगी। तो यानी ये जो रिलेशन है इसके बारे में बताया, यानी इधर की तरफ जो हम देख रहे हैं तो जो वेवलेंथ है वो कम होती जा रही है। तो अगर यहां पे वेवलेंथ कम हो रही है तो फ्रीक्वेंसी डेफिनेटली बढ़ रही है, और अगर यहां पे वेवलेंथ सपोज कीजिए ज्यादा हो रही है तो यहां पे फ्रीक्वेंसी कम हो रही है। ऐसा ही रिलेशन इन्होंने देखा कि जब हम एल्यूमिनियम के सिलेंडर के बीच में इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स को रखते हैं तो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स को इस डॉपलर इफेक्ट को यूज करते हुए वो मल्टीपल टाइम्स एम्पलीफाई कर देता है, यानी हमें जरूरत है एक पर्टिकुलर डायरेक्शन पे लाइट को डालने की, जिस वजह से एक दूसरी डायरेक्शन में एनर्जी को एम्पलीफाई करने में हेल्पफुल रहेगा। रोगर पेनरोज ने ये आइडिया दिया था और इस आइडिया को आगे जाके ये प्रूव भी कर दिया गया। इफ एन ऑब्जेक्ट फॉल इनटू ए रोटेटिंग ब्लैक, डेफिनेटली ये एक बहुत ही फास्ट रोटेटिंग ब्लैक ऑब्जेक्ट होना चाहिए जैसे कि ब्लैक होल, तभी ये ऐसा हो पाएगा। अदरवाइज अगर ये फास्ट मूविंग नहीं हुआ, और ये फास्ट मूव करने के लिए हमें यहां पे कोई जरूरत नहीं है, ऑटोमेटिकली नेचुरली वो जो बहुत फास्ट ये घूम रहा है, तो डेफिनेटली हमें जरूरत है कि वहां पे एक पर्टिकुलर लाइट डालने की। मान लीजिए ये हमारा जो ब्लैक होल है बहुत ही फास्ट रेट से और पहले से ही घूम रहा है, और अगर हम इसमें अर्थ पे रहते हुए यहां पे इसके ऊपर एक लाइट डालें और ये इस तरीके से उसको एम्पलीफाई कर दे और एम्पलीफाई करके हम उसको वापस से अर्थ पे रिसीव कर ले, तो डेफिनेटली ये हमारे लिए एक वरदान से कम नहीं होगा, जिसमें हमारी एनर्जी सिक्योर हो सकती है 100% हमेशा के लिए। इंप्लीकेशंस की अगर हम बात करें, दिस सजेस्ट अ मैकेनिज्म फॉर हार्नेसिंग एनर्जी फ्रॉम द ब्लैक होल। डेफिनेटली एक जो ये बात कर रहे हैं वो एक ब्लैक होल की बात कर रहे हैं जिसकी मिस्ट्री आज तक कोई सॉल्व नहीं कर पाया। बस जरूरत है कि इस ब्लैक होल को और ज्यादा स्टडी करना पड़ेगा, जो कि सबसे बड़ा इंप्लीकेशंस आएगा यहाँ पे, क्योंकि ब्लैक होल एक ऐसी चीज है जो आइंस्टाइन ने बहुत पहले इसके कॉन्सेप्ट दिया था। 1927 में जॉर्ज लेमेटर नाम के जो साइंटिस्ट है उन्होंने अपनी बिग बैंग थ्योरी में इसको एक्सप्लेन किया था। उसके बाद भी स्टीफन हॉकिंस ने इसके बारे में डिटेल स्टडी किया,
लेकिन कोई भी इसमें 100% इंफॉर्मेशन नहीं दे पाया। डेफिनेटली अगर हम ब्लैक होल को ठीक से स्टडी करें तो हमारी ये जो मिस्ट्री है ये सोल्व हो सकती है और हमारा जो एनर्जी का प्रॉब्लम है वो हमेशा हमेशा के लिए खत्म हो सकता है। बात करें कि जेल्डोविच इफेक्ट क्या होता है, जैसा कि मैंने अभी बताया आपको, जेल्डोविच इफेक्ट सजेस्ट दैट स्पिनिंग ऑब्जेक्ट अगर कोई बहुत ही फास्ट स्पीड से चल रहा है कैन एम्पलीफाई वेव दे एब्सॉर्ब स्पेसिफिकली व्हेन दोस वेव्स हैव एंगुलर मोमेंटम। डेफिनेटली एक पर्टिकुलर एंगल पे इसको देना पड़ेगा, नहीं तो ये हो सकता है कि जो हमने एनर्जी उसको दी है वो उसको एब्सॉर्ब ही कर ले। अलाइंड विद द ऑब्जेक्ट रोटेशन एंड एनहांसिंग एनर्जी ट्रांसफर। यहां पे अगर हम समझने की बात करें सो दिस इज आवर ब्लैक होल, यानी अगर इस पे कोई पर्टिकुलर साइड में एनर्जी डाली जाएगी तो ये दूसरी साइड से बहुत ही फास्ट करके उसको एम्पलीफाई करके उसको डाल सकता है, यानी उसको एम्पलीफाई कर सकता है, जैसा कि हम इसमें वीडियो में या इस फोटो में हम देख पा रहे हैं। बात करें इनिशियल टेस्टिंग की तो 2020 में फर्स्ट डेमोन्स्ट्रेशन हुआ जेल्डोविच इफेक्ट का, जिसमें साउंड वेव्स को एम्पलीफाई करके देखा गया, यानी एक छोटा सा साउंड वेव्स एक पर्टिकुलर फ्रीक्वेंसी पे डाला गया, कुछ डेसिबल फ्रीक्वेंसी पे, और वो जब देखा गया तो मल्टीपल टाइम्स उसका जो फ्रीक्वेंसी वो बढ़ गया। यानी अगर आपने छोटा सा अगर कोई एग्जांपल की बात करें तो कभी बचपन में आपने एक छोटे से बॉक्सेस लिए होंगे और उनको कनेक्ट किया होगा किसी वायर से और आपने उसको एक फोन की तरह यूज किया होगा, यानी जो भी चीज आप यहां पे बोल रहे हैं वो एक पर्टिकुलर डायरेक्शन में अलाइन होके दूसरी जगह आप सुन पा रहे हैं। बिल्कुल वैसे ही इसमें कॉन्सेप्ट इसमें लगा है, यानी जब कोई चीज बहुत ही स्लो है लेकिन किसी जिस चीज में वो गई है वो खुद में बहुत फास्ट है, जैसे कि ब्लैक होल, तो ब्लैक होल उसको मल्टीपल टाइम्स यहां पे एम्पलीफाई करने की कोशिश करेगा। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स की अगर हम बात करें, रिसेंट एक्सपेरिमेंट जो इन्होंने किया, रिसेंट एक्सपेरिमेंट यूज्ड रोटेटिंग एल्यूमिनियम सिलेंडर, जैसा मैंने बताया, उसके अंदर में जब इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स में इस सिलेंडर को डाला गया और इस सिलेंडर को मल्टीपल टाइम्स स्पीड में बढ़ाया गया तो फिर उन्होंने देखा कि ये जो फ्रीक्वेंसी है वो कम होने की बजाय बढ़ती चली जा रही है। डबल डॉपलर इफेक्ट इसके अंदर में दिखाई दे रहा है, यानी डॉपलर इफेक्ट मल्टीपल टाइम्स इसके अंदर में हो रहा है, जिसकी वजह से ये फ्रीक्वेंसी और जो एनर्जी है वो बढ़ रही है। विंड टर्बाइन एनालॉजी अगर हम बात करेंगे तो जैसे कि विंड टर्बाइन चलता है, ठीक है, स्पिनिंग ब्लेड्स एम्पलीफाई एनर्जी सिमिलर टू द जेल्डोविच इफेक्ट इन इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स, यानी जब हमारी विंड की वजह से ये चलेगा तो इसके अंदर में एक मोमेंटम जनरेट हो जाता है, और अगर सपोज कीजिए ये थोड़ा आगे चलने के बाद विंड अगर खत्म भी हो जाती है तो उस मोमेंटम से आगे इसको चला देता है। तो बिल्कुल बिल्कुल वैसा ही इफेक्ट हमें इसके अंदर में देखने को मिलता है। एप्लीकेशन की मैंने बात करी कि डेफिनेटली हमारी जो एनर्जी की प्रॉब्लम है वो हमेशा हमेशा के लिए खत्म हो सकती है अगर हम ब्लैक होल को प्रॉपरली ठीक से समझ लें और उसकी जो एनर्जी है का जो पोटेंशियल है उसको हम ठीक से समझ लें। तो क्वांटम लेवल एम्प्लीफिकेशन इसमें की जा सकती है। क्वांटम लेवल का मतलब है कि जब बिल्कुल एटॉमिक लेवल पे हम देख रहे हैं, आपको पता होगा कि जब हम दो इलेक्ट्रॉन को आप पास में लेकर आते हैं तो उसके अंदर में ये रिपेल करता है। अब क्वांटम फिजिक्स बोलता है कि कोई भी चीज अगर वो पास में आ रही है और उसके बाद आप देख रहे हैं कि उस पर रिपेल हो रहा है और उसके बीच में कुछ भी नहीं है, ऐसा पॉसिबल नहीं है। यानी क्वांटम फिजिक्स जो है वो हमेशा मानता है कि कोई भी अगर एक्शन हो रहा है तो किसी फिजिकल पार्टिकल की वजह से हो रहा है। सो देयर मस्ट बी सम फिजिकल पार्टिकल प्रेजेंट इन बिटवीन दीज टू इलेक्ट्रॉन्स। लेटर ऑन हमें पता चलता है कि रियलिटी में इन दोनों इलेक्ट्रॉन्स के बीच में फोटॉन्स प्रेजेंट होते हैं और फोटॉन्स हमेशा रहते हैं हर जगह पे। डेफिनेटली कई बार एक्टिव मोशन में रहते हैं, कई बार थोड़ा लेस एक्टिव रहते हैं, जिसकी वजह से हमें कभी ये दिखाई देते हैं कभी नहीं दिखाई देते हैं इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप से। यानी अगर हम बात करेंगे जब इलेक्ट्रॉन को इस साइड में पुश किया जा रहा है तो डेफिनेटली फोटोन इसको इधर की तरफ में पुश कर देता है, जिसकी वजह से ये दोनों एक दूसरे से रिपेल करते हैं। अगर हम इस बीच में से फोटोन्स को निकाल लें तो एक इलेक्ट्रॉन दूसरे इलेक्ट्रॉन के साथ पूरा प्रॉपरली ज्वाइन हो सकता है। बट क्वांटम फिजिक्स बोलता है कि इस तरह के पार्टिकल हमेशा हमेशा हर जगह पे रहते हैं, जिसकी वजह से ऐसा फिनोमेना देखने को मिलता है कि जो अपोजिट चार्जेस हैं वो अट्रैक्ट करते हैं और जो सिमिलर चार्जेस हैं वो रिपेल करते हैं। डेफिनेटली इट इज अ पोटेंशियल टू एम्पलीफाई क्वांटम फ्लक्चुएशन इनटू रियल फोटोन, जो मैंने अभी बताया आपको। यानी इस तरीके से इस एनर्जी को यूज किया जा सकता है, यानी जो सन से आने वाली ब्लैक होल से आने वाली जो एनर्जी होगी जो हमने इंटेंशनली भेजा था और वो एम्पलीफाई करके आई थी,
उस एनर्जी को इन इलेक्ट्रॉन पे डाल दिया जाएगा और इलेक्ट्रॉन पे डालने के बाद ये जो वाइब्रेट करेंगे उससे फोटॉन्स एमिट होंगे। यहां तक हमारा जो क्वांटम फिजिक्स है पहुंच चुका है कि हम ब्लैक होल की जो इतनी बड़ी जो एनर्जी है उसको प्रॉपरली हार्नेस कर पा रहे हैं क्वांटम लेवल पे, यानी एटॉमिक लेवल पे। एक एक पॉइंट पे हम देख सकते हैं कि इलेक्ट्रॉन पे कितनी एनर्जी गई है, और जब इलेक्ट्रॉन पे एनर्जी जाएगी तो वो डायरेक्टली करंट में भी कन्वर्ट हो सकती है, और वो इलेक्ट्रॉन डायरेक्टली लाइट में भी उस एनर्जी को कन्वर्ट कर सकता है। ब्लैक होल की जो मिस्ट्री है वो काफी सोल्व हो जाएगी अगर हम इस तरीके से उसको स्टडी कर पाए तो। रनवे एनर्जी जनरेशन डेफिनेटली एक ब्लैक होल बॉम्ब की तरह काम करेगा फॉर कॉन्टिन्यूस एनर्जी जनरेशन। एक बार अगर ये काम स्टार्ट हो गया तो फिर ये शायद पूरी लाइफ तक ये कभी खत्म नहीं होगा। कंक्लूड अगर इसको करें, डेफिनेटली जो एक्सप्लोरेशन है एनर्जी का फ्रॉम रोटेटिंग ब्लैक होल एंड द जेल्डोविच इफेक्ट, अगर इसको कंबाइंड कर दिया जाए तो एक बहुत ही बड़ा पोटेंशियल हमारे सामने है। जरूरत है कि इसकी ब्लैक होल की प्रॉपरली डिटेल स्टडी की जाए, और जो हमारी स्पेस एजेंसी इसमें लगी हैं वो इसको प्रॉपरली यानी डीप स्टडी करके, सैटेलाइट्स लॉन्च करके और वो बहुत सारे टेलीस्कोप्स को लॉन्च करके डिटेल स्टडी करें, ताकि हम इसको पूरा अच्छी तरीके से हार्नेस कर पाए। Continued research could lead to the groundbreaking advancement in the technology and our understanding of the universe, और जो हमारी यूनिवर्स की जो अंडरस्टैंडिंग है उसको भी स्ट्रॉन्ग कर सके। अगर हम देखेंगे तो यूनिवर्स के बारे में हार्डली हम शायद 0.1% जानते हैं। इस तरह के जो कॉस्मिक बॉडीज हमारे आसपास घूम रहे हैं, अगर हम उसके बारे में थोड़ा बहुत जान ले तो हो सकता है कि जिस प्रॉब्लम से अभी हम पीड़ित हैं, या फिर जो प्रॉब्लम आज हमारे सामने है, एनर्जी की प्रॉब्लम, और भी बहुत सारी प्रॉब्लम्स हैं जिसमें सिक्योरिटी से रिलेटेड प्रॉब्लम्स हैं, हम उस प्रॉब्लम को सॉर्ट आउट कर सकते हैं अगर हमें ऐसी कुछ एनर्जी के बारे में और डिटेल इंफॉर्मेशन मिलती है तो। थैंक यू।